हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो पहला इवेंट आपको बताया गया प्री फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें दो स्टेप्स आपको बताए गए थे। पहला गैमेटोजेनेसिस बताया गया था, दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स बताया गया। दूसरा स्टेप बताया गया था फर्टिलाइजेशन, और आज तीसरा स्टेप पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने पहले स्टेप पे देखा था गैमीट्स बनना, गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए, फिर मेल गैमीट्स फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया गया, और जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट था वो जाइगोट बना था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। अब हम पढ़ने वाले हैं वह जाइगोट जो बना है वो बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होता है, उस जाइगोट से एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो इसी प्रोसेस को पढ़ना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना कहलाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो नाउ वी हैव द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करें तो इसमें दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा स्टेप्स है पर्चुरेशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना ये कहलाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। और दूसरा स्टेप इसमें है पर्चुरेशन। पर्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ। सीधी सी बात बोल सकते हैं बर्थ, या हम कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी कहने मतलब बच्चा पैदा करना, तो कहलाएगा पर्चुरेशन। अच्छा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाइगोट के बारे में सीखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट किस जगह पे और किस तरह से और कहाँ पे और कैसे होता है। तो सिंपली हम जानते हैं जाइगोट की अगर हम बात करते हैं, जाइगोट यह सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो जाइगोट इज द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। करेक्ट, मतलब स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद ही जाइगोट बनता है। तो आप कह सकते हैं जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा जाइगोट। तो आप कह सकते हैं दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आप कह सकते हैं जाइगोट जो होगा फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा। जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल होता है। तो टोटीपोटेंट सेल यह इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे व्हाट इज द टोटीपोटेंट सेल। तो टोटीपोटेंट सेल का मतलब ऐसा सेल जिसमें टोटीपोटेंसी होती है, ऐसे सेल को हम टोटीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ, जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल होता है। हम कह सकते हैं दिस इज द टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल। तो जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल है। तो सबसे पहले यहां समझते हैं टोटीपोटेंट क्या होता है। तो वह सेल जिसके अंदर टोटीपोटेंसी होती है उस सेल को हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। अब यहाँ बात आती है टोटीपोटेंसी क्या है। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं सेल हैविंग द पोटेंसी टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो सेल की वह पोटेंसी, वह क्षमता जिसके कारण वह सेल एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म मतलब पूरे बॉडी में चेंज हो जाए, उसी पोटेंसी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। जैसे जाइगोट ही डेवलप करके एक नया बच्चा बनाता है, एक नया ह्यूमन या नया प्लांट बना देता है। तो जाइगोट के अंदर एक पावर है, उसी पावर का नाम है टोटीपोटेंसी। तो हम कह सकते हैं जाइगोट टोटीपोटेंट सेल है। तो ह्यूमन बॉडी में यही एकलौता सेल है जो टोटीपोटेंट सेल कहलाता है।
आगे हम बात करते हैं। तो जाइगोट बनता कैसे? स्पर्म और ओवम। स्पर्म हैप्लॉइड होता है और ओवम भी हैप्लॉइड होता है। तो दोनों जो है दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट की अगर हम बात करते हैं तो जाइगोट 2n कंडीशन में होता है। कहने का मतलब जाइगोट यह एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो जाइगोट इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो जाइगोट सिंगल सेल होता है, जाइगोट एक सेल का होता है। इसकी प्लाइडी जो है 2n होती है। अगर ह्यूमन में बात करते हैं तो इस जाइगोट सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कहने का मतलब जो है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म वाला होता है और 23 क्रोमोसोम ओवम वाला होता है। अगर हम ह्यूमन में बात करें इस जाइगोट का फॉर्मेशन होगा कहाँ? तो सिंपल सी बात है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा। तो कहने का मतलब ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा, तो जाइगोट कहाँ बनेगा? तो साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इज द फैलोपियन ट्यूब। तो आप कह सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो हम कह सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। ह्यूमन जाइगोट फॉर्म्ड इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो आप कह सकते हैं जो है जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बनेगा। अच्छा, जाइगोट फर्दर किस में चेंज होगा? या ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में जाइगोट से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं जाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं मारुला। तो जाइगोट डेवलप्ड इनटू मारुला या आप कह सकते हैं जाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। तो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा या हम कह सकते हैं जाइगोट मारुला में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, या सॉरी जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होगा? तो आप कह सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में इस जाइगोट का जो है फॉर्मेशन, इस जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी होगा। कहने मतलब फीमेल बॉडी के बाहर होगा। कहने मतलब वाटर में होगा। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म जिसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट डेवलप या फॉर्म्ड आउटसाइड बॉडी, फॉर्म्ड आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। इसका मतलब इन वाटर, पानी के अंदर होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होगा, तो कहने का मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन भी फीमेल बॉडी के बाहर होगा। इस तरह से हम आगे कर सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट कहाँ बनेगा? तो ऑब्वियसली जहां फर्टिलाइजेशन होगा वहीं बनेगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो जाइगोट भी बॉडी के अंदर ही बनेगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं जाइगोट फॉर्म्ड। तो जाइगोट फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी कहने का मतलब फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। अच्छा, अगर हम बात करें जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिस ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसमें जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट का वाल थिक होता है इन जनरल हम कह सकते हैं। लेकिन जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जाइगोट का वाल जो होगा वो पतला होता है। इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का वाल पतला होगा, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का वाल मोटा होगा। तो थिक वाल्ड जाइगोट कहने का मतलब इस ऑर्गेनिज्म के जाइगोट का वाल मोटा होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं एल्गी और फंजाई, एल्गी है और फंजाई है। तो एल्गी और फंजाई में जो जाइगोट बनता है तो उनका वाल मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होगा। मोटा क्यों होगा?
क्योंकि स्पोर्स या जाइगोट जो होंगे वो बनने के बाद सॉइल में पड़े रहेंगे और इन्वायरमेंटल डेसिकेशन के कारण वो डैमेज हो सकते हैं या इन्वायरमेंटल चेंज के कारण वो खराब हो सकते हैं। इसलिए उनका जो बाहरी आवरण होता है, एक्सटर्नल कोट होता है, वो थोड़ा मोटा होता है ताकि वो सुरक्षित बचे रहें। जब उनका फेवरेबल कंडीशन आ जाए, मतलब उचित मात्रा में भोजन पानी उनको मिलना शुरू हो, वो फर्दर डेवलप कर सके। तो आप कह सकते हैं थिक वॉल्ड क्यों होता है? तो थिक वॉल प्रिवेंट द डेसिकेशन, थिक वॉल प्रिवेंट द डेसिकेशन, ये डेसिकेशन या डैमेज होने से बचाता है ना। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट यह थिक वॉल जाइगोट को बचाता है। तो इस तरह से कुछ जो है चीजें हमने जाइगोट के अबाउट जाना। आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ साइकिल हैप्लॉइंटिक होता है। हम जानते हैं 3 तरह के लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पहला होता है हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाला ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाला ऑर्गेनिज्म। तो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे एल्गी और फंजाई और ब्रायोफाइट होते हैं। लेकिन हैप्लोडिप्लॉइंटिक की अगर हम बात करें तो हैप्लोडिप्लॉइंटिक की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? तो हम कह सकते हैं हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो होंगे आपके टेरिडोफाइट्स होंगे और ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं, है ना। अच्छा, डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल किस में होता है? तो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। तो सीधी सी बात है, हम याद रखेंगे हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल किस में होगा? एल्गी और फंजाई में होगा। हैप्लोडिप्लॉइंटिक किस में होगा? या डिप्लोहैप्लॉइंटिक किस में होगा? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होगा। और दूसरी अगर हम बात करें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल किस में होगा? जिम्नोस्पर्म्स में होगा। इसमें होगा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ साइकिल हैप्लॉइंटिक होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट की अगर हम बात करते हैं तो उसके जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म के जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा और स्पोर बनेगा। जाइगोट ऑलवेज जो है डिप्लॉयड होता है, तो मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पोर हैप्लॉयड हो जाएंगे और यही स्पोर जर्मिनेट करके एक एडल्ट बॉडी बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई देगा एल्गी में और फंजाई में। तो जितने भी हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है उसके जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है। यह एनसीईआरटी का लाइन है, इस पे एग्जाम नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होगा उसके जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? तो ऑब्वियसली उसके जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहने मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, तो उसके जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? तो सिंपली हम कह सकते हैं उसके जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा, या आप कह सकते हो एक तरह का माइटोसिस डिवीजन होता है या क्लीवेज, तो उसमें क्लीवेज डिवीजन होता है। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म के जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, लेकिन हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म के जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोट इज द वाइटल लिंक, ये 2 जनरेशन को जोड़ने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द, जाइगोट इज ए वाइटल लिंक दैट इंश्योर द, क्या इंश्योर करता है? तो जाइगोट एक वाइटल लिंक है जो क्या इंश्योर करता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ना, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आप कह सकते हैं दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ
continuity of species generation to next generation that ensure the continuity of species that next generation। तो ये हम लोगों ने सीखा भी जायगोट के अबाउट, जायगोट से रिलेटेड सारी बातें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पे। व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस? तो हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है, एम्ब्रियो और दूसरा टर्म है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो। कहने का मतलब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है, जायगोट से एम्ब्रियो का बनना ही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इस एम्ब्रियो के कई स्टेज हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यह एम्ब्रियो मारुलर स्टेज में हो सकता है, मारुला में हो सकता है। यह एम्ब्रियो ब्लास्टुला में चेंज होगा, यह एम्ब्रियो गैस्टुला में चेंज होगा, न्यूरुला में चेंज होगा। इस तरह से इसके कई भाग हो सकते हैं, इस एम्ब्रियो के कई भाग हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जायगोट से एम्ब्रियो का बनना ही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर हम ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन में जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इनसाइड द फीमेल बॉडी। कहने मतलब यूट्रस के अंदर होगा। तो इन ह्यूमन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इनसाइड बॉडी होगा, इनसाइड बॉडी, एम्ब्रियोजेनेसिस इनसाइड बॉडी होगा। लेकिन यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में साइट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, कहने मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं ओवरी के अंदर, या आप कह सकते हैं ओव्यूल के अंदर, या आप कह सकते हैं एम्ब्रियोसैक में। एम्ब्रियोसैक तो ज्यादातर क्वेश्चन आता है ओव्यूल पे। तो साइट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन द एंजियोस्पर्म दैट इज द ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर होता है। हम आगे बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। ये दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है सेल डिवीजन और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दो विशेष मेन स्टेप्स हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा? सेल डिवीजन के कारण नंबर ऑफ सेल बढ़ता ही जाता है। लेकिन सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? तो सेल का बढ़ना, विस्तारण होना, मतलब वो डिफरेंशिएट करना। तो इस तरह से इसमें दो स्टेप्स आते हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो जो है ये दो स्टेप्स होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के। हम लोग इसको डायग्राम की सहायता से पूरे एम्ब्रियोजेनेसिस को समझते हैं, ह्यूमन के अंदर कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इस बात को, पूरे स्टेज को हम जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये जायगोट है, दिस इज द जायगोट, ये जायगोट है। तो इस जायगोट में अब डेवलपमेंट शुरू होगा। तो इस जायगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा। जब क्लीवेज डिवीजन होगा, ये जो है एक सेल से दो सेल में चेंज होगा। फिर से इसमें क्लीवेज डिवीजन होगा। तो क्लीवेज डिवीजन होगा तो दो सेल से चार सेल में यह चेंज हो जाएगा, दो सेल से चार सेल में चेंज हो जाएगा। तो एक सेल से दो सेल बना और दो सेल से चार सेल बन गया। तो इस तरह से इस जो चार सेल का यह स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं मारुला। बाद में इसमें फिर से क्लीवेज डिवीजन होगा, इसमें फिर से क्लीवेज डिवीजन होगा तो ये और ज्यादा सेल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला बन जाएगा। और अब इसमें फिर से डिवीजन होगा तो ये अब इस तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं गैस्टुला। दिस इज कॉल्ड एज द गैस्टुला। तो इस स्टेज को हम गैस्टुला कहते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, ये हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे।
कौन सी चीजें कब बन रही है और कैसे बन रही हैं, इस बात को हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने लगेंगे तो वहां पे हम लोग पूरा स्टेजेस यहाँ पे सीखेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये जो मॉडुला होता है ये 4 से 8 सेल का स्ट्रक्चर होता है, 4 से 8 सेल का स्ट्रक्चर। ये ब्लास्टुला जो होता है ये 16 से 32 सेल का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस ब्लास्टुला में भी जो मैच्योर ब्लास्टुला होता है वो 64 सेल का स्ट्रक्चर होता है। फिर ये गैस्टुला होता है, इसके आगे भी स्टेज आते हैं और फाइनली जाकर के चाइल्ड में चेंज हो जाता है। तो ये पूरा स्टेज जो है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और यह फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो कुछ स्टेजेज यह फैलोपियन ट्यूब में बन रहे हैं और कुछ स्टेजेज यूट्रस में बन रहे हैं। तो इस तरह से जब वहां पे हम सीखेंगे वहां पे पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओविपेरस और विविपेरस ऑर्गेनिज्म की बात कर ले। तो ओविपेरस और दूसरा टर्म है विविपेरस। तो हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ओविपेरस क्या है और विविपेरस क्या है। तो ऑर्गेनिज्म दो डेवलपमेंट के आधार पर दो तरह के हैं। आप कह सकते हैं एक ओविपेरस होता है और दूसरा विविपेरस होता है। ओविपेरस, तो ओविपेरस इसका मतलब होता है एग लेइंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडा देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग लेइंग होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग लेइंग होते हैं, कहने का मतलब जो अंडा देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस कहते हैं। जैसे अंडा देने वाले ऑर्गेनिज्म कौन है, आप सिंपल सी बात है कह सकते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, जैसे इंसेक्ट हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अंडा देते हैं, बच्चा सीधा नहीं पैदा करते हैं, वो पहले अंडा देते हैं, उसी अंडे के अंदर से बच्चा निकलता है। तो इस तरह से जितने भी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अच्छा, अगर हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में बात करें तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस आउटसाइड बॉडी होता है। आउटसाइड बॉडी कहने का मतलब एग के अंदर होता है, इनसाइड एग के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के बाहर होगा, बट एग के अंदर होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। किसमें? ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, अगर हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में बात करें तो जैसे अगर हम मुर्गी का अंडा देखें, है ना, तो अगर अंडे को देखें तो ऊपरी कवच हार्ड होता है। वो जो कवच हार्ड जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आप कह सकते हो तो सेल्स का जो कवच होता है, सेल्स जो होते हैं कैलकेरियस होते हैं, कैलकेरियस होते हैं मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैलकेरियस सेल से ढका होता है। तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में जो एग होगा, एग कैलकेरियस सेल से बना होता है। कहने का मतलब कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ वो कवच होता है। तो उसी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। वो कवच करता क्या है, वो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको बचाने का काम करता है, इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में बात करें तो इसमें जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल का चांस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में पैरेंटल केयर बहुत कम होता है। पैरेंटल केयर तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन ओविपेरस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल का चांस लेस होता है। चांस ऑफ सर्वाइवल के चांसेस लेस होते हैं, कहने का मतलब कम होते हैं। तो जो है इनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा ऑर्गेनिज्म है विविपेरस।
विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या हो? सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चा पैदा करते हैं, जो अंडा नहीं देते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं, उनको हम विविपेरस ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच गिव्स द यंग वंस, गिव्स यंग वंस, यंग वंस, विच गिव्स द यंग वंस। आप कह सकते हो जिसमें बर्थ होता है, बच्चा पैदा होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम विविपेरस के नाम से जानते हैं। जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस इनसाइड फीमेल होता है, इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। जितने भी विविपेरस ऑर्गेनिज्म है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। विविपेरस ऑर्गेनिज्म में स्ट्रॉन्ग पेरेंटल केयर होता है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर होगा। इसमें पेरेंटल केयर ज्यादा होता है और यही कारण है कि इनके सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होता है। चांस ऑफ सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल इज मोर, ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। जैसे विविपेरस ऑर्गेनिज्म की आप बात कर लेते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं, मैमल्स, तो जो मैमल्स होते हैं वो जो है विविपेरस होते हैं, तो वो बच्चा पैदा करते हैं, वो अंडा नहीं देते हैं। तो हमने आज सीखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस तरह से यह रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।